सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, और वो है कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट उससे पहले एक बार लास्ट रन के रिकैप की बात कर लेते हैं। तो लास्ट रन पर हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्शियल पोजीशन। सब लोग देख लो जल्दी से एक बार क्विक रिकैप के फॉर्म में। एक्शियल पोजीशन, एक्शियल पोजीशन पर आपको याद है एक्शियल पोजीशन पर फील्ड होती थी 2 kp/r क्यूब, और पोटेंशियल होता था +-kp/r²। प्लस माइनस क्यों? अगर हम आगे होंगे तो प्लस होगा, पीछे होंगे तो माइनस होगा। ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, जो एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है उसको हमें रेक्टिफाई करना था, राइट। चलिए, इसके बाद दूसरा केस था, अगर वो पोजीशन कहाँ होती है, वो पोजीशन अगर डायपोल तो ऐसे ही रखेंगे, डायपोल में चेंज नहीं करेंगे। अगर वो पोजीशन कहाँ होती है, अगर वो पोजीशन होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, फर्स्ट थी एक्शियल पोजीशन, सेकंड पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड वन इज इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या होगा, फील्ड हो जाएगी -kp/r³ और पोटेंशियल ऑब्वियसली हो जाएगा 0। इन दोनों के बाद हमने थर्ड केस डिस्कस किया था, थर्ड केस था जनरल पोजीशन। और जनरल पोजीशन सबको याद होगा, जनरल पोजीशन के लिए हम लोग अप्रोच क्या यूज़ करते हैं, आर एट एन एंगल थीटा पे डाइपोल को हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, और इसके हेल्प से हमें फील्ड मिलती है वैल्यू वाइज से, है ना, kp/r³ √1+3 cos² थीटा। पर फील्ड है तो डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन थी tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा का हाफ, और पोटेंशियल के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r²। ये तो जो फॉर्मूले थे वो हो गए कंप्लीट, ठीक है। फॉर्मूले कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने लास्ट टर्म पर देखा था क्या होता है अगर हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं। अभी जो डिस्कशन पूरा चल रहा था लास्ट क्लास में वो था कंसेप्ट ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी हम आगे, जब टॉपिक एंड होगा, जब तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड होगा, मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी आपको बताऊंगा फोर्स वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, बट अभी डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म फील्ड में, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस आपको याद आ रहे होंगे। ये हमारा डाइपोल था जिसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। फील्ड की स्ट्रेंथ है ई, और ये जो डाइपोल हम रख रहे हैं
डाइपोल मोमेंट है P, और ये डाइपोल कितने एंगल पर है? फील्ड के साथ, ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, इसके साथ ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल देखो तो फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये एंगल है थीटा। तो सबसे पहले हमने देखा था फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की बात हुई थी सबसे पहले। तो रही बात फोर्स की, तो फोर्स की चिंता नहीं करनी है, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स नहीं आया था। टॉर्क जरूर आया था। टॉर्क याद है कितना आया था? टॉर्क आया था P क्रॉस E, दैट इज पी ई साइन थीटा, अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो। ग्राफ वगैरह याद है, कब जीरो होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर किसकी बात हुई थी? टॉर्क के बाद बात हुई थी पोटेंशियल एनर्जी की। ये भी याद ही होगा वैसे तो, जब आपने देखा था इसके ग्राफ में कि मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ कहाँ पर कैसे क्या आता है, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ होने के बाद अब थोड़ा सा डिस्कशन इस बात पे भी बनता है कि इसका इक्विलिब्रियम कैसा क्या होगा। तो देखो, अब ये चीज आपने रियलाइज करी होगी, इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां इस पर टॉर्क बैलेंस होगा। देखो, हम समझते हैं इस बात को डिटेल में। अभी हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की। अभी देखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के भी दो टाइप्स होते हैं, वो भी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, रिवाइज करवा दूं। इक्विलिब्रियम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी किसी डाइपोल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो, या ऐसा बोल दो एफ नेट जीरो हो, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि नेट फोर्स तो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, वो नहीं देखना है हमें, नेट टॉर्क देखना है। अगर ये जीरो होगा तो इट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये देखो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो है। देखो, ये देखो, नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा है। डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज प्रेजेंट। बात चल रही है अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। जज कर लिया इतनी देर में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, गैस कर लिया? बिल्कुल कर लिया होगा, देखो। ये फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, यूनिफॉर्म फील्ड है। पहले तो मुझे ये बताओ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब टॉर्क जीरो होगा। अब सवाल ये है कि टॉर्क जीरो कब होता है? आप याद करो, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। ग्राफ याद है? आपके कॉपी में देखो, टॉर्क का ग्राफ आपको दिख जाएगा। ग्राफ में टॉर्क जीरो पता है कब होता है? थीटा इक्वल टू जीरो पर। तो मैं ऐसा बोल दूं, टॉर्क इज जीरो व्हेन आइदर थीटा इज जीरो और 180 डिग्री। ये दो पोजीशंस हैं डाइपोल के लिए, जब उस पर टॉर्क भी जीरो होगा, जब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। ट्रांसलेशनल तो है ही, रोटेशनल भी होगा, है ना। चलो, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाला केस ये हो गया, और 180 डिग्री वाला केस ये हो गया। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, और ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में इसके पास इक्विलिब्रियम तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। बस अब मुझे ये बताओ किस में स्टेबल होगा, किस में अनस्टेबल होगा। देखो, इसको ऐसे समझो कि अगर मैं इसको इसके सेंटर के अबाउट अब थोड़ा सा घुमा के छोड़ दूं, तो वापस वो सीधा होने की कोशिश कर रहा है, वापस वो उधर ही आने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है?
ये कल हमने एक डायग्राम में बताया था आपको कि वो फोर्स एक पे लग रहा है क्यूई पे आगे और एक पे लग रहा है पीछे। तो याद है वो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा था डाइपोल को। तो इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दूंगा 0 डिग्री से, तो ये वापस फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब रही सही बात समझ में आ गई होगी, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अगर रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका कैसा है, स्टेबल है। और इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसा है, इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है, जरा सा भी घुमा दिया, देखो है तो अभी रेस्ट पर, जरा सा भी घुमा दिया ना तो ये पूरा घूम के सीधा हो जाएगा, फिर ऐसा ये ऐसा होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो समझ में आनी चाहिए बात हमें, स्टेबल अनस्टेबल कहाँ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है जब हम बात करते हैं इसमें एसएचएम की पॉसिबिलिटी बनती है क्या, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नोट करवा दूंगा ना मैं, सारी चीज़ें एक साथ नोट करेंगे अपन। पहले आज सुबह थोड़ा सा कंसेप्ट कंसेप्ट देख लें, फिर हम नोट करवा देंगे ना ऊपर से नीचे तक पूरा, ये शो कर देंगे स्लाइड। ये है फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अपन मान लो कि एक डाइपोल रखा था सीधा, ये डाइपोल ऐसे स्ट्रेट रखा था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये इसका सेंटर था, ये डाइपोल की डायरेक्शन दी। अब मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा एंगल टिल्ट कर दिया, ये डाइपोल जो है इसको मैंने थोड़ा सा एंगल ऐसे टिल्ट कर दिया। तो आपको पता है नहीं घूमने लग जाएगा। अब इसका सेंटर देखो क्या है, इसका सेंटर ये है, फील्ड है ई, डाइपोल है पी, और एंगल है थीटा। मतलब ये जो डाइपोल फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अच्छा मुझे बताओ टॉर्क कितना लगा, टॉर्क लगेगा, वैल्यू वाइज टॉर्क लगेगा पी ई साइन थीटा। ठीक है, अभी तो कुछ एस एच एम दिख नहीं रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है। जब एस एच एम दिखेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा। तो अब इसमें स्पेशल केस, स्पेशल केस व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। आगे की स्टोरी समझ में आई गई होगी। अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ, स्मॉल डिस्टरबेंस दे रहे हैं मीन पोजीशन से, तो स्मॉल डिस्टरबेंसेस के लिए हम लिख सकते हैं कि टॉर्क हो जाएगा टी ई थीटा। अच्छा अब इसमें मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। देखो नेगेटिव साइन में क्यों लगा रहा हूँ, बस ये बताने के लिए लगा रहा हूँ कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। क्योंकि देखो थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और वो जो टॉर्क है वो उसको लाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। जैसा होता था ना एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में नेगेटिव साइन बताता है कि फोर्स एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट है। वैसे ही कुछ समझ लो कि ये बता रहा है कि नेगेटिव साइन बता रहा है कि टॉर्क किसके अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ थीटा के अपोजिट है। अब अब अच्छा लग रहा है देखकर ही हमें, क्यों अच्छा लग रहा है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा और नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। ये तो जानी मानी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एस एच एम, कोई ऐसा वैसा एस एच एम नहीं है, एंगुलर एस एच एम, एस एच एम का एस एच एम, एंगुलर एस एच एम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का एस एच एम, ये वो एस एच एम है, एंगुलर एस एच एम। तो बताओ अब इसमें क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं अल्फा निकालूंगा। अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा होता है टाउ बाय आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो भी इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया होगा, पता है ना डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, रोटेशनल मोशन। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ना क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, येलो ट्राई करते हैं, अल्फा इक्वल दिखेगा ही नहीं येलो, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयर करो, कंपेयर करने पर ओमेगा आ रहा है रूट टी ई बाय आई, और यहाँ से
जिसका आपको इंतजार था, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो स्मॉल पी लिखना है ना, स्मॉल पी मतलब ये कैपिटल पी नहीं लिखा है, स्मॉल पी है वो, डायपोल मोमेंट है वो। एसएचएम की कंडीशन भी हो गई। चलो अभी एक काम करते हैं, पहले इतना कंसेप्ट समझा, आज इतना एब्जॉर्ब करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। कहाँ से लिखना शुरू करना था अपने को? यहाँ तक तो रिवीजन चल रहा था, ये तो पूरा रिवीजन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का, जितना अभी तक अपन ने देखा है। इसके बाद रिवीजन के बाद यहाँ से हमें आज इनिंग्स की स्टार्टिंग करनी थी। कहाँ से करनी थी? यहाँ से करनी थी, सॉरी, इक्विलिब्रियम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या पुट करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे। चलो एक काम करेंगे, आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से बता देंगे, है ना। एक क्वेश्चन अपन काम करते हैं, क्वेश्चन दे देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड, आपको हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट केस, ये स्मॉल एंगल के लिए अलग से एक पॉइंट लिखना। अभी ये थ्योरी मतलब अलग से अपन पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, आप ये मत पूछना इसकी हेडिंग क्या है। ये एक अलग से पॉइंट है, साइड में यहाँ भी जगह हो वहां लिख देना।
अब देखो, आपने जैसे पूछा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया कैसे लेते हैं, तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल्स ही देख लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पढ़ी थी, याद आ गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी एक स्पेशल केस, याद है, इनफाइनाइट साइज की एक प्लेट में हमने फील्ड पढ़ी थी। ये मान लो एक इनफाइनाइट साइज की एक प्लेट है जिसपे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। और इस प्लेट के सामने, ठीक सामने एक रखा हुआ है डाइपोल। लो मैं डाइपोल बना देता हूँ आपके लिए। ये दो स्पीयर थे। इन दोनों स्पीयर्स पर इन दोनों स्पीयर्स को पहले तो मैंने एक रॉड से जोड़ दिया, लाइट मासलेस रॉड से जोड़ दिया। ठीक है, किसे जोड़ दिया, लाइट मासलेस रॉड से मैंने इनको जोड़ दिया। सीधी लाइन नहीं बनी। अब ठीक है। अच्छा, अब एक पर क्या है, एक का मास है m और चार्ज है q। दूसरे का मास है m, सेम मास ले रहा हूँ, चार्ज है -q, और लेंथ है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है l। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो है l के इक्वल। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वेश्चन का, यूनिफॉर्म फील्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सबसे पहला पार्ट, इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स। साथ में सॉल्व करते हैं, चलो। ए पार्ट एफ नेट, बताओ। ए पार्ट एफ नेट, अरे बोलो ना जल्दी, अरे जल्दी बोल दो, एफ नेट। हाँ, जीरो। देखो सिंपल बात है, यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है, आपको याद है ये जो केस हमने पढ़ा था थोड़े दिनों पहले, हमने ये केस पढ़ा था, ये बनाता है यूनिफॉर्म फील्ड। ये यूनिफॉर्म फील्ड वाला केस है, ध्यान रखना। मैं बना देता हूँ इसकी फील्ड, है ना। हर जगह पर इसकी फील्ड लाइंस सीधी नहीं बनती कभी, पता नहीं क्यों। हर जगह पर इसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी। ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। वैल्यू याद है, वैल्यू होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड है, यूनिफॉर्म है, कितनी वैल्यू होती थी। यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, देखते से ही बोल तो जीरो है। चलो बी पार्ट, टॉर्क निकाल के बताओ इस पर अब मुझे। टॉर्क, बी पार्ट आपको फाइंड करना है, इस पे लगने वाला टॉर्क। भाई सुशांत, क्या चाहते हो आप, बताओ। आपको फाइंड करना है बी पार्ट में इस पे लगने वाला टॉर्क। याद आ गया, टॉर्क होता था पी साइन थीटा। 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री होता है, वन में ही कर देता हूँ सॉल्व। जितने आप लोग करोगे उतने में मैं ही कर दूंगा सॉल्व। पी, इस केस में टॉर्क हो जाएगा P इंटू ई, साइन 90 डिग्री लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री 1। तो ये हो जाएगा पी। पी कितना होता है, क्यू इंटू एल। पी होता है क्यू इंटू एल, और ई कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गई बात, ये आ गया टॉर्क। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या ये डायपोल ऐसा ही रहेगा क्या, डायपोल ऐसे ही रहेगा या कहीं चला जाएगा, कहाँ जाएगा। छोड़ देंगे डायपोल को तो कहाँ चला जाएगा ये। बिल्कुल, जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि
सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, पर रोटेट जरूर कर देगा, जाएगा तो कहीं नहीं, पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट जरूर कर जाएगा। और रोटेट कर जाएगा तो आपको फाइंड करना है जब ये सीधा हो जाएगा, सीधा तो होगा ना कभी, आगे भी घूमेगा, बट अगर जब सीधा होगा, जब कभी भी सीधा होगा, तब आपको फाइंड करना है कि जिस इंस्टेंट पर ये सीधा होगा, मतलब प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा, तब आपको पता करना है कि इस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर इस रॉड का ओमेगा कितना होगा। क्वेश्चन लिखो, डी पार्ट में लिखवा देता हूँ, सी पार्ट मतलब, सी पार्ट, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। जब वो फील्ड के डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट पर उसका ओमेगा कितना होगा। अरे भैया वीडियो फ्रीज नहीं हुआ है आप, अरे यार क्या बताऊँ, कंसेप्ट भी समझाना बहुत, हर चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, तो करो आप, तो ट्राई करो। मैं पीछे ना बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करा करूंगा, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का थीम सॉन्ग प्ले करा करूंगा जब भी था ना, जब आपको क्वेश्चन दूंगा, तब पीछे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का वायलिन गिटार विटार कुछ ऐसा प्ले कर देंगे अगली बार से, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहेगा, चिंता मत करो आप। वो कॉफिन डांस सॉन्ग वाला जो वीडियो है ना, वो लगा देंगे, लूप में लगा देंगे, जब तक क्वेश्चन के लिए जब तक स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तक वो कॉफिन डांस वाला वीडियो वो लगा देंगे, ठीक है। लाओ इतने में मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये डाइपोल है, ये डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है, ये डाइपोल की फाइनल पोजीशन है, और ये डाइपोल की
पोटेंशियल एनर्जी होगी, U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। समझ गए ना? डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इनिशियल डायग्राम जो था, इनिशियल डायग्राम और फाइनल डायग्राम देखो जरा। इनिशियल डायग्राम और फाइनल डायग्राम देखो। इनिशियल डायग्राम में थीटा 90 है, फाइनल में 0 है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, यू इनिशियल लिखता हूँ, यू फाइनल भी लिख देता हूँ। चलो, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? इसके बाद मैं बोलूँगा कि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, फील्ड है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या बोल सकता हूँ? दोनों तरीके, आप वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, और नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, है ना? दोनों चीजें इक्वली एप्लीकेबल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कॉस 90 कितना होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पी ई माइनस पी कॉस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके के पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ई। अब जो लोग पूछ रहे थे कि आई क्या होता है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उन्हें मैं याद दिला दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। अब आपको दिए हुई है दो मासेस, एम और एम, सेपरेटेड बाय अ लाइट मासलेस रॉड। ये दो मास दिए हुए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है एल, सेंटर के अबाउट निकालना है। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होता है? L/2। ये डिस्टेंस भी कितना होता है? L/2। सेंटर के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा फर्स्ट वाले का mr², सेकेंड वाले का भी mr², है ना? तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mL²/2। अब आगे आपको पता है क्या करना है? ये आई की वैल्यू रखनी है इक्वेशन में। ये इधर जाएगा, इधर जाने के बाद हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा हाफ आई, कैलकुलेशन पार्ट जरूर चेक करते हैं ना, मैं कैलकुलेशन पार्ट में गलती कर दूं तो देख लेना आपकी तरफ से, बाकी अब सॉल्व कर लेना। ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकल जाएगा। चलो, ये तो डिस्कशन हमारा आज किस पर बेस्ड था? डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब इसके बाद एक चीज बचेगी, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जो करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाकी कंसेप्ट देखेंगे। फिर एक दिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करेंगे तब बहुत सारे नए कंसेप्ट भी हम लोग ऐड करेंगे, कूलम्ब लॉ से लेकर डाइपोल तक सारी चीजें, कुछ और नई चीजें उसमें हम ऐड करेंगे। अभी हाल फिलहाल जितना डिस्कशन हमने करा है उसके हेल्प से आपके एचसी भी पूरी हो जाएगी, मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं अलग से फिर डिस्कस करूँगा। अब आगे, आगे क्या करना है आज हमें? आगे हमें कुछ नया ट्राई करते हैं। आज आज हमने ये सिस्टम फॉलो करा है, ठीक है? आज स्लाइड भी इसी में मिक्स कर दी है, ठीक है? तो स्लाइड भी आज इसी के अंदर मिक्स कर दी, तो बार बार हमें शिफ्ट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बार बार शिफ्ट करना पड़ता था इधर से उधर, उधर से इधर। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनली
बिगनर बॉक्स 5 और 6 के सॉल्यूशन नहीं मिले, दुष्ट हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। इतने दुष्ट हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भैया, मैं क्या करूं आप लोगों के लिए, मैं बताओ गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अब क्या आप लोगों के घर पे आके, आप लोगों के मोबाइल में आके अपने हाथ से डाउनलोड कर दूं? अब बताओ क्या करूं, आपके घर पे आऊं, आपके रूम में आऊं, आपका मोबाइल उठाऊं और उसमें से डाउनलोड, आप अपने अपने हाथ से डाउनलोड कर दो आपके मोबाइल में, फिर सॉल्यूशन नहीं मिले? कुछ नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिले। प्रिंट करा के दे दूं? हाँ बिल्कुल, प्रिंट, एक काम करता हूँ, मेरे घर में प्रिंटर लगा है, ठीक है। मेरे पास A4 के बंडल्स ही पड़े हैं, तो एक काम करता हूँ, प्रिंट करा के आप लोगों के घर पे ब्लू डार्ट से कोरियर करवा देता हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल अब तो सही है? ठीक है, एड्रेस भेज देना है ना, एड्रेस भेज देना मुझे, मैं भेज दूंगा। सॉल्यूशन नहीं मिले? अच्छा खासा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। देखो, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कंसेप्ट तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे लाइफ में, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कंसेप्ट आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्लक्स पढ़ोगे एक बार, काम आएगा बार बार। कैसे काम आएगा बार बार? थोड़े समय बाद जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। तो फायदा ही फायदा है, वही फायदे का सौदा है। पढ़ोगे एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स, काम आएगा बार बार, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, तो ई की जगह बी लिखना है, बस इतना ही अंतर पड़ रहा है ना। चलो, इससे पहले कि, पता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, पर इससे पहले कि हम ये सब बड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ें, पहले हम मीनिंग तो समझें, उसके बाद डेफिनेशन वेफिनेशन देख लेंगे। चलो, काम करते हैं, इन सबको भूल जाओ। हम्म, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इमेजिन करो, ये इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है। ये दिख रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। अभी सब भूल के इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट, ठीक है। चलो, अब मेरे पास है ना एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। रेक्टेंगुलर फ्रेम समझते हो? ये अंदर से खाली है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, चारों तरफ ये रॉड्स हैं, ये चारों तरफ रॉड्स हैं, और ये अंदर से ये खाली फ्रेम है। रेक्टेंगुलर फ्रेम बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो, चार वुडन पीसेस आपने ज्वाइन करे, इस तरह के चार रॉड्स ज्वाइन करी और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम मिल गई। अरे बता रहा हूँ ना फ्लक्स का मीनिंग, जरा रुको तो सही, जरा समझाऊंगा ना फ्लक्स का मीनिंग, रुको तो सही जरा 1 मिनट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस फ्रेम को मैं वाटर में रखता हूँ, तो सबसे ज्यादा वाटर इस फ्रेम से कब पास करेगा? सबसे ज्यादा वाटर इस फ्रेम से जब पास करेगा, जब मैं इस फ्रेम को वाटर के फ्लो के एग्जैक्ट ऐसा रखूंगा। एग्री करते हो? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर देखो इस फ्रेम से क्रॉस करते हुए जाएगा। तो हम बोलेंगे इस रेक्टेंगुलर एरिया से, इसी को फिर इसमें फ्लक्स बोलते हैं, हम बोलेंगे इस रेक्टेंगुलर एरिया से फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज मैक्सिमम पॉसिबल। क्या बोलेंगे? फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं अब धीरे धीरे इसका एंगल चेंज कर देता, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करके रख देता, तो बताओ क्या होता? टिल्ट मतलब ऐसा नहीं है ना, इसको मैं डायग्राम में ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते जा रहा हूँ, देखो जैसे इसको ऐसे टिल्ट करा है। टिल्ट करने पर रियलाइज हो रहा है कि कम वाटर पास करेगा, एरिया तो सेम है, पर इफेक्टिवली कम वाटर पास करेगा, है ना। और टिल्ट कर दूं, एक काम करते हैं, एक और बेहतरीन एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है अभी, और बेहतरीन एग्जांपल देंगे हम। देखो, दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, और मान लो कि इस तरह से ये दो हाउसेस हैं जिनमें विंडोज इंस्टॉल्ड है। क्या इंस्टॉल्ड है? विंडो, ठीक है, सेम एरिया की विंडो इंस्टॉल्ड है। विंडो देखी सब लोगों ने? विंडो इंस्टॉल्ड है। अब ये बताओ, इस घर में विंडो जो है वो छत पे लगी हुई है ऐसे, इस घर में उतनी ही एरिया की विंडो छत पे लगी हुई है ऐसे टिल्टेड, एरिया उतना ही है, सेम विंडो है, सब कुछ सेम है, एरिया उतना ही है, विंडो लगी है ऐसे। सनलाइट 12 बजे कैसे आती है? 12 बजे सनलाइट कैसे आती है? कि ये इस तरह से आ रही है, ये सनलाइट है।
अब मुझे बताओ किसके अंदर सनलाइट का एरिया तो सेम है, सनलाइट की इंटेंसिटी भी सेम है, एरिया सेम है, सनलाइट की इंटेंसिटी सेम है, मुझे बताओ किसके अंदर सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। बस मेरा इतना सा सवाल है, किसके अंदर ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले में ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? फर्स्ट वाले में पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, फील्ड और एरिया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि सनलाइट का फ्लक्स इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सनलाइट कैन पास थ्रू दैट एरिया सेकेंड वाले में कम होगा। अच्छा मान लो यहीं पर कोई थर्ड पर्सन होता, उसने अपनी विंडो उसी इंस्टेंट पर यहाँ लगाई होती, बताओ फ्लक्स कितना है? सनलाइट ऊपर से आ रही है और उसकी विंडो यहाँ लगी हुई है, बताओ फ्लक्स कितना है? जीरो है। समझ में आ रहा है? जीरो फ्लक्स है। तो बस इसी को हम लोगों ने डिफाइन करना स्टार्ट करा फिजिक्स में भी। अच्छा मुझे बताओ फ्लक्स मैक्सिमम कब कब होगा? पहली बात किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सनलाइट की इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है भाई, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा आपको रूम में लाइट दिखेगी। पहली बात तो सनलाइट की इंटेंसिटी पर। दूसरा विंडो के एरिया पर, भाई विंडो का एरिया बढ़ा दो, बात बन जाएगी। पर एक तीसरा फैक्टर भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब इन दोनों के बीच में एंगल। अब देखो एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल डिफाइन करने के लिए हम एरिया को वेक्टर लेना शुरू करेंगे। अब क्या लेंगे? कल तक एरिया स्केलर था, आज से एरिया वेक्टर हो गया है, ठीक है? आज से एरिया वेक्टर हो जाएगा। और इस वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं सीख लो आज। इस वेक्टर की डायरेक्शन हम लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कल से मत बोलना क्यों क्या कैसे, परपेंडिकुलर लेते हैं, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। और आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। देखो अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। जब मैं लिखता हूँ ए कॉस थीटा, पता है ए कॉस थीटा क्या है? ए कॉस थीटा बेसिकली एरिया का वो प्रोजेक्शन है, समझते हो? कॉस थीटा का मतलब समझते हो? एरिया का वो वाला प्रोजेक्शन है जो फील्ड के डायरेक्शन में है। देखो इफेक्टिवली वो विंडो छोटी हो गई, फील्ड के डायरेक्शन में वो विंडो छोटी हो गई। हाउ एरिया वेक्टर, ये क्या होता है? हाउ एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? देखो ये फिजिक्स है, इसमें अक्सर ऐसा होता है। कल तक जो स्केलर था आज वही वेक्टर है, ठीक है? संसार का नियम है। एरिया वेक्टर आज से हो गया ना, हमने बताया ना, आज से एरिया को हमने वेक्टर बोल दिया तो वेक्टर हो गया। क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? ठीक है, आज से हमने बोल दिया एरिया वेक्टर है तो आज से एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? बदलाव ही संसार का नियम है, ठीक है? कल तक जो स्केलर था आज से वो वेक्टर हो गया है। और इंजीनियरिंग में जाकर यही टेंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग में? जब आप जाओगे ना फर्स्ट ईयर में तो एरिया टेंसर हो जाएगा। तब इंजीनियरिंग में जो प्रोफेसर होंगे ना उनसे पूछना हाउ एरिया टेंसर, है ना? हाउ एरिया टेंसर पूछना तब सर से, वो बताएंगे कैसे होता है टेंसर तुम्हें। हाँ नहीं तो जब बोल रहे हैं तो मान जाया करो, ठीक है? एरिया को लिया जाएगा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे? ये देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हम पता है क्या कर रहे हैं, ए कॉस थीटा लिखने का मतलब हम प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ए कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया समझ में आता है? एरिया का वो प्रोजेक्शन जो फील्ड के इस डायरेक्शन में रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं ए कॉस थीटा। चलो जैसे इसी डायग्राम में देखो, चलो ये एरिया है, ये फील्ड है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो कैसे लिया है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया की डायरेक्शन है। अच्छा मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा देना, पढ़े लिखे हो सब लोग, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा देना आपको दिख जाएगा ये एंगल भी थीटा होगा। और वो जो ए कॉस थीटा है ना, ए कॉस थीटा बेसिकली ये वाला एरिया होगा, उसका प्रोजेक्टेड एरिया परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली इस साइड पर, वो डायग्राम में बना नहीं पाऊंगा मैं। समझ रहे हो ए कॉस थीटा क्या होगा? ये अगर ए है पूरा तो ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन होगा, ए कॉस थीटा इसका प्रोजेक्शन होगा, जो कि इफेक्टिवली इतना एरिया है जिसमें से फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है? हाँ तो क्या बात चल रही थी? अभी फ्लक्स की बात चल रही थी, फ्लक्स की स्टोरी समझ में आ गई होगी। देखो तो इसी को
बताओ क्या लिखूंगा अगले स्टेप में, आई इंटू ए कॉस थीटा को मैं लिख दूं आई डॉट ए। तो ये सनलाइट की इंटेंसिटी का फ्लक्स हो गया। वैसे ही अगर मुझे आज इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पढ़ना है तो मैं क्या लिखूंगा, सनलाइट की इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कल हम लोग, कल मतलब आने वाले 1 2 3 महीने बाद हम फेराडेज लॉ पढ़ेंगे, तब मैग्नेटिक फ्लक्स सही होगा, तब मैं पी लिख दूंगा। तो कंसेप्ट वही रहेगा, घूम फिर के वही कंसेप्ट आएगा बार बार आपके पास। तो आपको समझ में आना चाहिए फ्लक्स क्या होता है। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through a surface is defined as what? Dot product. Defined as what? Dot product between field vector and area vector. जहां पर, जहां पर क्या, जहां पर एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर को कैसे लेना है, इट शुड बी टेकन नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल तो समझ आता है, परपेंडिकुलर। देखो जरा डायग्राम देखो, सुंदर सा डायग्राम बनाया मैंने राइट में, ये वाला, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें डेल्टा एस मतलब एरिया है, डेल्टा एस मतलब एरिया, एरिया कहाँ लूंगा मैं, देखो परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये गया एरिया। और किसी ने आपसे बोला कि फील्ड तो इधर है, ये फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल निकालो पहले, दोनों के बीच में एंगल निकालो। अब बात वही है, आप फील्ड का कंपोनेंट ले लो एरिया के डायरेक्शन में, एरिया का कंपोनेंट ले लो फील्ड के डायरेक्शन में, बात तो वही है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ई डॉट एस, क्या लिखूंगा मैं, ई डॉट डेल्टा एस, दैट इज ई डेल्टा एस कॉस थीटा। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको फाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, फाई से। हो जाओ शुरू। फ्लक्स का मीनिंग क्या है, फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो, बेसिकली जनरल जो मीनिंग होता है फ्लक्स का वो होता है फ्लो। तो हम बेसिकली वही देख रहे हैं कि उस एरिया से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिवली कितना है। अब बार बार नए नए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में बिठा लो, समझ लो जरा, डायग्राम देखकर समझ लो। समझ में आ गया। प्लस ई ए कॉस थीटा मतलब एरिया का प्रोजेक्शन जो कि आपको फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग मिलेगा, वो इस एरिया का प्रोजेक्शन है जो आपको फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग मिलेगा, और ई ए कॉस थीटा निकाल लेना। अब जो इंपॉर्टेंट काम की बात है वो ये है, अब आप लोग शायद इसका आंसर दे सकते हो, कंसेप्चुअली भी दे सकते हो, फॉर्मूले से भी दे सकते हो। देखो पहले फॉर्मूले से देखते हैं। अगर मैंने एरिया को ऐसा रख दिया,
तो फॉर्मूला तो ये बोलता है कि फील्ड इधर है और एरिया इधर है और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 90 डिग्री पर, 0। और वैसे भी समझ में आता है फ्लक्स 0 होगा। अरे भाई जब आपने एरिया ही ऐसे रख दिया तो कैसे उसमें से फील्ड लाइन क्रॉस कर पाएगी, एरिया को फील्ड लाइन पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। तो वही समझ में आ रहा है कि ऐसी फ्लक्स 0 होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब आपने इस एरिया को बिल्कुल ऐसे रखा होता, तो मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड लाइन जितनी क्रॉस कर सकती थी उतनी इस एरिया को क्रॉस करके जाती। तो 0 कब होगा 90 डिग्री पर 0 होगा, और मैक्सिमम कब होगा समझ में आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एरिया वेक्टर की। सरफेस पैरेलल होना चाहिए, सरफेस फील्ड के पैरेलल होना चाहिए, और एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सीखा है आज से। एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वेक्टर इज, याद रख लो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर प्लेट ना होगी क्यूब होता तो क्या होता, देखो ऐसा है कि ये होता वो होता, क्या होता क्या नहीं होता, वो सब हम आगे पढ़ेंगे ना यार तुम लोग। अभी से प्लेट, अब क्यूब, प्लेट नहीं होता क्यूब होता, सर क्यूब नहीं होता सिलेंडर होता। अरे भाई थोड़ा पेशेंस, शांति रखो, सब आएगा, सब हम समझाएंगे, सब हम बताएंगे। सीक्वेंस चलने दो बस, प्रॉपर चीज़ों का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो चलने दो। अब आओ एरिया वेक्टर की बात करते हैं। आज की पूरी स्पॉटलाइट, आज का हीरो कौन है, एरिया वेक्टर है। कल तक जो स्केलर था, रातों रात देखो वो वेक्टर हो गया। साल भर मेहनत लगी इसको वेक्टर बनने में। पूरा 11th ये स्केलर था, पर इसने जम के मेहनत करी और आज देखो किस मुकाम तक पहुंच गया है। आज लोग इसको वेक्टर बुलाने लगे हैं। ठीक है। तो अब अगर इसको वेक्टर बुलाने लगे हैं तो इसके पास पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड था, अब इसके पास डायरेक्शन भी आ चुकी है। अब वैल्यू तो सबको समझ आती है ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आज हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। इट्स डायरेक्शन इज टेकन, इट्स डायरेक्शन इज टेकन नॉर्मल टू द सरफेस। देखो तीन फोटो बनाए मैंने आपके सामने। पहला फोटो देखो, ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर देखो कैसा जा रहा है, ये देखो एरिया वेक्टर जा रहा है परपेंडिकुलर। ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर। ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर। अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊं मैं। अच्छा रुको 1 मिनट, चलो पहले इतना ही लिखो यार, एक एक बार में एक एक चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। पहले इतना ही एब्जॉर्ब करो फिर आगे देखेंगे। लास्ट स्लाइड गई, जो गया उसे भूल जाओ, जो आने वाली स्लाइड है उस पर ध्यान दो, अब नहीं तो ये भी चली जाएगी। लास्ट स्लाइड चली गई, अब इस पर ध्यान दो। जो चल रहा है उसे हाथ से मत जाने दो। इस चीज़ की पीडीएफ, अरे बिल्कुल भेज देंगे, इस चीज़ की पीडीएफ भी भेज देंगे। अब हमारा वही सेम नंबर है, गूगल पे फ़ोन पे दोनों में यूज़ करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, तो बिल्कुल भेज देंगे, आप समझ तो गई हो। अब हम क्या एक फंड बना रहे हैं, फंड बना रहे हैं, और फंड है आईफोन, आईपैड और एक बढ़िया सा प्रोजेक्टर। तो इन तीनों का मिला के मान के चलो आईफोन अभी एट प्रेजेंट अगर अपन देखें तो कितने, आप 1,20,000 का आ रहा है। और जो नया वाला आईपैड है वो भी, बेसिक मॉडल अगर देखें नए वाले आईपैड का ठीक ठाक मेमोरी वाला, तो वो भी कितने का आता है, वो भी करीब करीब 1 लाख का आता है ना। और पेंसिल उसकी अलग आती है 10,000 की। तो 2,40,000 ही हो गए। और अच्छा सा प्रोजेक्टर अगर अपन लेते हैं एक, है ना, बढ़िया सा प्रोजेक्टर फ्यूचर यूज के लिए लेते हैं अपन, तो मान के चलो 1 लाख का। तो
3,50,000, 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है बस। गूगल से फोन पे दोनों कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, दोनों ऑप्शन चल जाएंगे। नोट कर लिया? फिर बाद में बोलना मत सर पिछली वाली स्लाइड बता दो, है ना। चलो अब बारी है। देखो अभी तक जो आपने सरफेस देखे ना, इसको अपन बोलते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस मतलब आप ऐसे समझो कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये ओपन ज्योमेट्री होती है ना। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, कॉपी का एक पेज हो गया, ये ओपन ज्योमेट्री। ओपन ज्योमेट्री मतलब समझ रहे हो ना, ओपन एरिया बोलते हैं इसको। इसको अपन बोलते हैं ओपन एरिया, जो किसी क्लोज सरफेस का पार्ट नहीं हो। तो देखो, जब भी आपको ओपन सरफेस मिले, ध्यान रखना फॉर ओपन सरफेस कोई भी एक नॉर्मल को पॉजिटिव ले सकते हो, पर एक बार जो आपने किसी नॉर्मल को पॉजिटिव ले लिया, तो फिर डायरेक्शन चेंज मत करना, ठीक है। एक बार जो आपने किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, तो फिर आपको डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं करनी है, वही डायरेक्शन पॉजिटिव आनी है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो अभी आप ये देख रहे हो, ये मैंने अ, ये डिस्क बनाई थी। अब देखो इस डिस्क के तो दो परपेंडिकुलर होते हैं। इस डिस्क के दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये देखो, एक तो ये भी दो परपेंडिकुलर ही है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा, सर कौन सा एरिया पॉजिटिव डायरेक्शन का लें। तो लोगों ने कहा कि आप कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो, इसमें लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पर एक बार आपने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, जैसे इसको पॉजिटिव बोल दिया, तो पूरे क्वेश्चन में इसी को पॉजिटिव रखना है। अगर आपने शुरू में मान लो इसको पॉजिटिव ना बोलते हुए इसको पॉजिटिव बोला होता, तो भी चल जाता। फिर आपको इसी को पॉजिटिव रखना है। फिर बार बार है ना चेंज नहीं करना है, बार बार अपने ओपिनियन चेंज नहीं करने हैं। अरे भैया, डेल्टा ए और ए में कंफ्यूजन कैसे होगा? छोटा होता तो डेल्टा ए लिखता, बड़ा है तो ए है। अगर इसी की जगह छोटा होता, देखो ये छोटा है, देखो ये डेल्टा एस होता है। तो इसमें यार 12th के स्टूडेंट्स हो, छोटी छोटी चीजों में मेरे को परेशान करते हो हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी ऐसी चीजों में मुझे परेशान करते हो। ये डेल्टा एस है, छोटा सा एरिया लोगे तो डेल्टा एस होगा। और अगर बड़ा एरिया होता है तो वो एस होता है। अब इसमें क्या है सर, डेल्टा एस कब ले, एस कब ले हैं? कुछ तो भी डाउट पूछने रहते हैं मतलब। कल से ये जूम वाले ना आपकी चैट डिसेबल कर देंगे, फिर मेरे को मत बोलना। ये जूम वाले लोग बहुत खराब हैं। ये जो जूम मीटिंग वाले ना, वो देखते हैं कि कोई अगर उल्टे सीधे खराब डाउट पूछा तो वो चैट डिसेबल कर देते हैं, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये मत सोचना कि सर ने डिसेबल करा है। सर परेशान हो गए, है ना, सर सर परेशान हो गए, सर ने परेशान हो गए हमारी बैच का चैट डिसेबल कर दिया, ऐसा मत सोचना। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपने आप ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जूम का ये सॉफ्टवेयर का एक फीचर है कि जब भी बहुत खराब डाउट आते हैं तो ऑटोमेटिकली जूम वाले चैट डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो जल्दी से 1 लिख दो, क्लियर नहीं हुआ तो 0 लिख दो। ठीक है। ओपन सरफेस के लिए किसी भी एक नॉर्मल को पॉजिटिव ले सकते हो, जो कि आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है। ये देखो पहला डायग्राम, देखो ये पहले डायग्राम में दिख रहा है। सरफेस कैसा है? ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस के लिए देखो डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब ये छोटा सा मैंने एक पैच बनाया है, इसका एरिया मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ पॉजिटिव, यहाँ भी ले सकता हूँ। एनी नॉर्मल कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, ये लिखा है। एनी वन ऑफ द टू नॉर्मल्स कैन बी टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर हो गया तो 1, नहीं क्लियर हुआ तो 0। अगर मुझे मैसेज कर पा रहे हो तो 1, नहीं मैसेज कर पा रहे हो तो 0। अब आगे, आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है, क्लोज सरफेस मिला कभी हमें लाइफ में, आगे हमें जाकर कई बार लाइफ में क्लोज सरफेस भी मिलेंगे, तो क्या करेंगे हम? तो क्लोज्ड सरफेस के लिए करना क्या है? अरे भी
क्लोज सरफेस के लिए देखो करना क्या है, क्लोज सरफेस के लिए करना ये है कि आउटवर्ड नॉर्मल को ही पॉजिटिव लेना है, ये रूल है। क्लोज सरफेस के लिए कभी भी देखो इसके दो नॉर्मल बनेंगे, एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर से दूर। ये देख रहे हो, ये अब ये स्पीयर है, ये स्पीयर दिख रहा है, देखो मैंने कितना बढ़िया एनिमेशन बनाया है, देखो स्पीयर दिख रहा होगा, डिस्क को स्पीयर में अंदर दिख रहा होगा आपको, 3D दिख रहा होगा ये बिल्कुल। तो इसमें आउटवर्ड नॉर्मल को ही पॉजिटिव लिया जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, पहले पहले एक और एग्जांपल देखो आउटवर्ड नॉर्मल का। जैसे मान लो अभी आपको मैं ये देता हूँ, क्यूब। क्यूब कैसी ज्योमेट्री होती है, बंद। अब ये बंद ज्योमेट्री है ना, तो इसमें जैसे मान लो आपसे कोई बोलता है इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब ये इनवर्ड है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, इसको बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। वैसे ही ऊपर वाला सरफेस जो है, इसके लिए क्या लेंगे बताओ, इसके लिए भी हम लेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। ये डायरेक्शन फिक्स हो गई। हाँ, अगर ये अकेला होता, जैसे मान लो ये लाइफ में अकेला होता, क्यूब का पार्ट नहीं होता, जैसे मान लो ये अकेला था, क्यूब का पार्ट नहीं था, तो फिर क्या होता, फिर इसमें कोई टेंशन नहीं थी, इसमें कोई भी एक नॉर्मल को आप पॉजिटिव ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। पर अब क्योंकि बेचारा क्लोज ज्योमेट्री का पार्ट हो चुका है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल को ही लेना पड़ेगा। ये रूल होता है। बात समझ में आ गई? 1 लिख दो, नहीं समझ में आई 0 लिख दो। गुड, वेरी गुड, सबको क्लियर है। गुड, शाबाश। तो यहाँ तक तो लिख चुके थे हम। जल्दी से ये रूल लिखो, जल्दी जल्दी ये रूल लिखना है। कुछ समझ नहीं आया? अभी समझने लायक कुछ था ही नहीं ना, कैसे आएगा समझ में? कुछ समझने लायक है ही नहीं अभी, आप चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ आपको ये रूल याद रखना है, क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, और ओपन सरफेस के लिए कोई भी नॉर्मल चल जाएगा। ये रूल हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड का जब फ्लक्स फाइंड करते हैं ना, तब भी सेम प्रोसेस, सेम रूल इज एप्लीकेबल, कि अगर ओपन एरिया मिलता है, वैसे तो उसमें ओपन एरिया ही मिलेगा आपको यूजुअली, ठीक है, हम देखेंगे ओपन एरिया मिलता है तो हम क्या करेंगे, ओपन एरिया के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल को पॉजिटिव लेंगे। क्लोज एरिया कभी भी मिलता है हमें फ्लक्स के लिए, तो हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल को ही पॉजिटिव मानेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट के बाद एक काम करना, ये डायग्राम भी बना लेना, आपको याद आ जाएगा। ये डायग्राम से याद आ जाएगा, उसके नीचे स्टेटमेंट लिख देना, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस में डिफरेंस क्या है। चलिए डन। अच्छा, अब इसमें अपन 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे, देखो 3 स्पेशल केस होते हैं जो ओपन एरिया के लिए बता रहा हूँ। 3 स्पेशल केस में से सबसे पहला केस, व्हेन थीटा इज जीरो। थीटा इज जीरो का मतलब फ्लक्स होगा मैक्सिमम पॉसिबल ई डेल्टा एस। थीटा इक्वल टू जीरो, देखो ये आपको पहले डायग्राम में दिख रहा है। देखो थीटा इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि ये देख रहे हो फील्ड की डायरेक्शन, ये जो मैंने बनाई है ये फील्ड बनाई है, ये फील्ड है। और एरिया वेक्टर भी कैसा लूंगा मैं, नॉर्मल। अब अगर सपोज मैं क्या करता हूँ,
इस डायरेक्शन का नॉर्मल लेता हूँ तो मैं बोलूंगा कि इस केस में फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम पॉसिबल है। मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, ई इंटू ए, या ई डेल्टा एस बोल देंगे इसको। केस टू होगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो फील्ड इधर है, नॉर्मल इधर है, एरिया का, एरिया वेक्टर का नॉर्मल इधर है, एंगल 90 डिग्री हुआ। एंगल 90 डिग्री का मतलब उस केस में फ्लक्स हो जाएगा जीरो। केस थ्री, केस थ्री होगा कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा, वो उस केस में होता जब आपने मान लो एरिया को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना होता। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने एरिया को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना होता और फील्ड आगे होती, तो आप बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 180 है, फ्लक्स है माइनस ई एस, ई डेल्टा एस, डेल्टा एस एरिया है, ठीक है। केस तीनों केस लिख लो, केस वन, केस टू, केस थ्री, वन टू थ्री। अच्छा अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अच्छा नोट नहीं किया था, जल्दी करो यार। चलो अब कुछ बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों के सभी आपको बता दिए कब कब होता है। देखो इन जनरल एंगल अगर 0 से 90 के बीच में हो, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो बताओ क्या होगा। व्हेन एंगल लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, फ्लक्स आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंगल 90 डिग्री पे फ्लक्स जीरो मिलेगा। और एंगल लाइज बिटवीन 90 टू 180, 180 इंक्लूडेड है। इसको एक काम करते हैं, इसमें रेंज में लिखता हूँ मैं। रेंज कैसे होगी, 0 से थीटा से 90, तो फ्लक्स मिलेगा आपको पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा केस होगा जब थीटा हो एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो फ्लक्स ऑब्वियसली जीरो होगा। तीसरा केस 90 से ज़्यादा हो, 180 में इक्वालिटी भी ऐड कर दी है ना, इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी हो सकती है, तो फ्लक्स ऑब्वियसली विल बी नेगेटिव। ठीक, ये तीन केस समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब हो सकता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। एसआई यूनिट देख लो, पूछना मत सर कैसे आती है एसआई यूनिट, आप निकालना जानते हो कैसे निकाल सकते हैं। फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया, फील्ड न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग खुद ही ट्राई करना। अब 2 मिनट रुको, नोट करने से पहले अगर कोई ऐसा सरफेस मिलता है जो कि आगे मिलेगा हमें क्वेश्चंस में, आगे हम लोग करेंगे, जिसमें फील्ड ही वेरिएबल है। अब अगर जैसे देखो यहाँ पर आपको नीचे मैंने एक सरफेस एरिया दिया है, अब इस एरिया में हर जगह फील्ड वेरिएबल है, तो आप पता क्या करोगे, एक डिफरेंशियल एरिया लोगे और डिफरेंशियल एरिया में फील्ड और एरिया की डायरेक्शन देखोगे। डिफरेंशियल एरिया में फील्ड और एरिया की डायरेक्शन देखोगे और वो डिफरेंशियल फ्लक्स निकालोगे। डिफरेंशियल फ्लक्स इतना होगा ई टी ए कॉस थीटा। और ऐसे बहुत सारे फ्लक्स होंगे, ऐसे तो बहुत सारे सरफेस एरिया से फ्लक्स होंगे, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा इन सभी फ्लक्स का एडिशन। एडिशन कैसे परफॉर्म करेंगे, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इससे हमें मिलेगा नेट फ्लक्स। ठीक है, चलो ये नोट कर लो।
ये 5th पॉइंट या 6th पॉइंट की तरह लिख देना इसको, है ना। ये 5th या 6th पॉइंट की तरह इसको ऐड कर देना बाद में लास्ट में। प्रॉपर्टीज में ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। एक मिनट दे रहा हूँ, जितना लिख सकते हो लिख लो, बाकी स्नैपशॉट ले लेना। वैसे देखो क्या समय आ गया है। कल तक जो बच्चे, जो मासूम बच्चे रोज सुबह शाम सेल्फी लिया करते थे, अब बेचारे रोज स्नैपशॉट लेते रहते हैं। ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। नहीं भैया, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते। स्क्वायर ब्रैकेट में जब एस लिखते हैं, जब आप किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हो, मतलब ऐसे एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1t - 2। अब उसका फिर से ऐसा नहीं लिखते, ये जो भी लिखता है वो गलत लिखता है। इसने भी ऐसा लिखा है लाइफ में, वो गलत है। ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड हो चुका है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला का भी डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा ना फाइंड करोगे। तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला आने के बाद उसे या तो कुछ मत करो, या इंक्लोज करो तो कर्ली ब्रैकेट में करो। डायमेंशनल फॉर्मूला आने के बाद भी कुछ लोग अगर इसको ऐसे करते हैं तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है क्वांटिटी का, अब उसको कर्ली ब्रैकेट लगाओ उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये गलत आंसर है, इस आंसर पे लाया मत करना। सही आंसर सॉल्व करके बताओ। चलिए आंसर आ गया होगा। आंसर आना चाहिए इतना।
देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन एरिया निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 हम एरिया निकालेंगे। एरिया कितना है, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन। तो एरिया हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। एरिया है 1/100 मीटर स्क्वायर। ई है 50, एंगल है 60 डिग्री। 30 डिग्री नहीं है ना, 30 डिग्री तो ये है, पर एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में अगर एंगल देखोगे तो वो तो फिर 60 डिग्री हो जाएगा, और हमें तो डॉट प्रोडक्ट में ये वाला एंगल लेना है। तो एंगल लेना है हमें 60 डिग्री का, ध्यान रखना। बस आगे आपको पता है क्या करना है, आगे मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉल्व करना है। चलो आज यहाँ तक तो हमने बात करी। E50 दिया है ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, E50 नहीं है ये, फ्लक्स दिया है ऑब्वियसली, फ्लक्स दिया है और हमें ई निकालना है। अब ठीक है, अब सब कुछ सही है। फ्लक्स दिया है 50 का और ई निकालना है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब सब कुछ सही चल रहा है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। बस ये देखने के लिए कि कितने लोग क्लास में ध्यान देते हैं, मैंने जान करके उसे फ्लक्स की जगह, मतलब फील्ड की, जो फ्लक्स की जगह मैंने उसे फील्ड लिखा, बस यही देखने के लिए कि कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। हार्डली 2-3 लोगों का मैसेज आया, और ऐसे एरिया को वेक्टर लिख दो तो पूरी क्लास मैसेज करने लगती है, सर एरिया को वेक्टर क्यों लिखा, स्केलर क्यों नहीं लिखा। चलो इससे पहले कि आज और गलती हो, है ना, एक दिन में एक गलती मोर देन सफिशिएंट होती है, इससे पहले कि आज और कोई गलती हो, आज के सेशन को ये सिग्नल है कि हमें यही पॉज कर देना चाहिए, और आगे से नेक्स्ट टर्न पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।